हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि सिक्योरिटीज़ होते क्या हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, CDSL का काम क्या है, CDSL का बिजनेस मॉडल क्या है, CDSL किस तरह से पैसे कमाता है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सब लोगों के मन में रहता है कि CDSL क्या गवर्नमेंट ओन कंपनी है, क्या ये एक PSU है। तो देखेंगे दोस्तों, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, CDSL इस्टेब्लिश हुई थी फरवरी 1999 में, और इसके प्रमोटर जो इनिशियल प्रमोटर थे वो है BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड हमारा एक एक्सचेंज है, उसी प्रकार से NSE लिमिटेड भी एक एक्सचेंज है। NSE लिमिटेड ने NSDL को प्रमोट किया और BSE ने CDSL को प्रमोट किया। तो आखिर दोस्तों, डिपॉजिटरीज होती क्या है? डिपॉजिटरीज एक बैंक के प्रकार का होता है। जिस प्रकार से बैंक एक हमारे कैश को स्टोर करता है, और कैश में डील करता है, उसी प्रकार से डिपॉजिटरीज हमारी सिक्योरिटीज़ को स्टोर करती हैं। तो सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है आपके जो शेयर्स हो गए, आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, आपका कॉमर्शियल पेपर हो गए, कॉमर्शियल बॉन्ड हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो गई। तो ये सारी जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, इन सबको जो स्टोर करता है उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज। तो इंडिया में दो लीगल डिपॉजिटरीज हैं, उनका नाम है CDSL और दूसरा है NSDL। तो देखिए दोस्तों, जस्ट लाइक ए बैंक स्टोर योर कैश, डिपॉजिटरी स्टोर सिक्योरिटीज़, मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, 1980s से पहले जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करती थी। यानी कि जो आपके शेयर्स होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिजिकली अवेलेबल हुआ करती थी, यानी पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होती थी। तो उस समय क्या प्रॉब्लम्स होती थी इनसे कि कोई भी जाली सिक्योरिटीज़ बना देता था, कोई किसी की सिक्योरिटीज़ खो जाती थी, किसी की सिक्योरिटीज़ ख़राब हो जाती थी, पानी में भीग जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी इन सारी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को हैंडल करने में। तो देखिए दोस्तों, उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए 1996 में ये डिसाइड किया गया क्यों ना इन सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए आपको जो है एक इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इनको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करे। तो वहीं पे काम आते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं NSDL और CDSL, उन्हीं को हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज। तो देखिए दोस्तों, इन सब डिपॉजिटरीज के आने से आपकी जो सारी सिक्योरिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो जाती हैं, और फिर आपको इन सब प्रॉब्लम से, कोई जाली सिक्योरिटीज़ के प्रॉब्लम से, उनको फिजिकली स्टोर करने के प्रॉब्लम से, उनको संभाल के रखने के प्रॉब्लम से, इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। तो फ्रेंड्स, फिर एक टर्म आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एजेंट्स होते हैं डिपॉजिटरीज के। जिस प्रकार से बैंक्स के एजेंट होते हैं जो कि बैंक के पास डिफरेंट कस्टमर्स को लेके आते हैं, उनका अकाउंट ओपन करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार, उसी प्रकार से सेम एनालॉजी में आप देख सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके जो है इंटरमीडिएट होते हैं, एक एजेंट होते हैं बिटवीन डिपॉजिटरीज और कस्टमर्स। उनकी डिफरेंट फिजिकल ब्रांचेज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कस्टमर्स को अकाउंट ओपन करने में। आइदर वो NSDL में अकाउंट ओपन करते हैं या CDSL में अकाउंट ओपन करते हैं, और उनको हेल्प करती हैं CDSL और NSDL जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको अवेल करने में। तो इस प्रकार से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक प्रकार से एजेंट हो जाते हैं और एक मीडिएटर का काम करते हैं डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंपनी के बिजनेस को थोड़ा बेसिकली समझ लिया, उनके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझ लिया। अब थोड़ा CDSL के बारे में जान लेते हैं, उनका बिजनेस प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, CDSL के पास अभी तक जो अकाउंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो डिपॉजिट हमारे जो सिक्योरिटीज़ को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर जब अकाउंट खुलवाते हैं, डीमैट अकाउंट, तो ये आइदर NSDL के पास खुलता है या CDSL के पास खुलता है। तो इसी प्रकार से CDSL के पास अभी तक इन्वेस्टर के 2.23 करोड़ के अकाउंट खुल चुके हैं। और उसी प्रकार से जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो CDSL के एजेंट्स हैं, उनकी जो संख्या है वो 596 है। तो जितने ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा एजेंट होंगे, उतने ही ज़्यादा CDSL की एक्सेस होगी, उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स CDSL में अकाउंट खुलवाएंगे। CDSL देखिए,
पहले तो बीएसई ने उसको प्रमोट किया, बाद में उसने अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा डाइवेस्ट कर लिया है। तो अभी जो है सीडीएसएल को बहुत से इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं वो प्रमोट करते हैं। आगे हम देखेंगे सीडीएसएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए दोस्तों, सीडीएसएल की 3 सब्सिडरीज हैं। पहला है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि डील करती है केवाईसी स्टोरेज से, मतलब केवाईसी में डील करती है। आप सब लोगों ने जब भी डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा तो आपने जो है केवाईसी की होगी और केवाईसी इलेक्ट्रॉनिकली की होगी। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी का नाम है सीडीएसएल की वेंचर लिमिटेड। तो सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, तो ये बिल्कुल सीडीएसएल की तरह जिस प्रकार से सीडीएसएल सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करता है, स्टोर करता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसी प्रकार से सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड आपकी इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। सीडीएसएल की तीसरी सब्सिडरी है सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। तो आप सबको पता है जिस प्रकार से सिक्योरिटीज़ का ट्रेड किया जाता है उसी प्रकार से कमोडिटीज़ का ट्रेड किया जाता है। तो सेम एनालॉजी में जिस प्रकार से सीडीएसएल आप हमारे सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है, उसी प्रकार से सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड हमारी कमोडिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है वो लगातार ग्रो करता जा रहा है। आप देख सकते हैं FY14 में 40% का उसका मार्केट शेयर था, जो कि बढ़ करके FY19 में 48% का मार्केट शेयर उन्होंने गेन कर लिया है। दूसरा जो 52% का मार्केट शेयर होगा वो एनएसडीएल के पास होगा, और एनएसडीएल जो है अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है। देखिए दोस्तों, जो बिजनेस होता है हमारे डिपॉजिटरीज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल मार्केट की ग्रोथ से। जितने ज़्यादा लोग आपके अकाउंट्स खुलाएंगे, डीमैट अकाउंट खुलाएंगे, उनको जो है एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। वो सारा मेंटेनेंस चार्जेस जो है हमारे सीडीएसएल को मिलता है, डिपॉजिटरीज को मिलता है। जितने भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी एक्सचेंजेस पे, उतने ही ज़्यादा जो है ट्रेडिंग चार्जेस और जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं सीडीएसएल को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो इनका बिजनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कैपिटल मार्केट, हमारे जो है शेयर मार्केट के ग्रोथ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं आखिर कंपनी की कमाई कहाँ से होती है, कंपनी किन किन सर्विसेज के लिए चार्ज करती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक ग्राफ लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 35% ऑफ देयर रेवेन्यू, जो उनकी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, उसका 35% आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से। आप सब लोगों ने, आप और मेरे जैसे लोगों ने जो है डीमैट अकाउंट खुलवाए होंगे। आप सब लोगों को पता होगा कि हम जो है पर ईयर एक AMC, एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं। ये जो चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस आपको किसको जाते हैं, सीडीएसएल या एनएसडीएल को। तो ये सारी डिपॉजिटरीज, ये सारे चार्जेस जो हैं हम सबसे चार्ज करती हैं, और ये इनकी एक फिक्स्ड इनकम बन जाती है ओवर द ईयर्स। तो देख सकते हैं आप 35% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द AMC। 20% जो है उनका जो रेवेन्यू आता है वो ट्रांजेक्शन से। आप जो है शेयरों का खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसका जो आप ट्रांजेक्शन का चार्जेस देते हैं तो वो जो है 20% अकाउंट करता है। उसी प्रकार से 16% जो है इनका ऑनलाइन डाटा के चार्जेस करते हैं। 10% IPO और कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस, किसी प्रकार का जो नया IPO आता है तो उसके लिए भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीडीएसएल प्रोवाइड करती है, उसका जो है 10% वहाँ से आता है। 3% देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट स्टोरेज, जो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, KYC स्टोर करते हैं, तो उसके जो है चार्जेस पड़ते हैं। 3% जो है ई वोटिंग। आप सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने के पास जो है शेयर्स होंगे, उन सबको पता हुआ कि एनुअली आपकी AGMs होती हैं शेयर मार्केट में कंपनीज़ की, तो वो आपको इनवाइट करती हैं वो AGM में और ई वोटिंग में। तो उस प्रकार की ई वोटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी ये कंपनीज़ को चार्ज करते हैं, तो वो जो है अकाउंट करता है 3% का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है डाइवर्स इनका रिवेन्यू मॉडल है और प्रॉफिट मॉडल है। तो आप देख सकते हैं जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 35% AMC से और 20% ट्रांजैक्शन से। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका AMC चार्जेस हैं वो तो ओवर द ईयर कांस्टेंट रहने वाला है बिल्कुल, और लगातार धीरे धीरे जिस प्रकार से अकाउंट इन्वेस्टर्स बढ़ते जाएंगे, उनका डीमैट अकाउंट के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो उस प्रकार से ये बिल्कुल फिक्स्ड इनकम ग्रोथ की तरह मतलब ग्रो करता जाएगा। उसी प्रकार से ट्रांजैक्शन जितने ज़्यादा अगर बूम आता रहेगा हमारे शेयर मार्केट में, अच्छा परफॉर्म करेगा हमारा शेयर मार्केट, तो उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे। तो इसी तरह से मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इनका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस से, शेयर मार्केट के कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस से। तो आप सबको पता है कि अगर कैपिटल मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीमैट अकाउंट खुलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग डीमैट अकाउंट खुलाएंगे उतने ही ज़्यादा AMC होगा, उतना ज़्यादा CDSL का फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ेगा और CDSL को प्रॉफिट मिलेगा।
तो आप चलते हैं, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के मन में रहता है कि आखिर जो है CDSL क्या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है या गवर्नमेंट ओन्ड डिपॉजिटरी है। जी नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है एज ऑन दिसंबर 2019। तो देखिए सकते हैं आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग 20% है, FPIs 2.23% होल्ड करते हैं, DIIs के पास 41% की होल्डिंग है, और पब्लिक, इंडियन पब्लिक के पास 36.57% की होल्डिंग है। तो अभी हम देख लेते हैं ये प्रमोटर्स हैं कौन, और ये जो DIIs हैं ये कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो प्रमोटर है, ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ लगाया ये सितंबर 2019 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 24% थी सितंबर में, और जो घट करके उन्होंने दिसंबर क्वार्टर के अंत में 20% पे ले आए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ग्राफ जो है सितंबर के अकॉर्डिंग का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BSE लिमिटेड जो हमारा एक्सचेंज है उसके पास जो है 24% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स जो है 9.53% ओन करते हैं। बैंक्स, इंडिया के जो बैंक्स है टॉप लीडिंग बैंक्स, वो जो है 22.41% होल्ड करते हैं। इंडियन पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है, और अदर्स के पास 12.06% की होल्डिंग है। और अभी अगर हम देखना चाहें कि टॉप 10 जो इनके प्रमोटर्स हैं, टॉप 10 जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है, तो देख सकते हैं आप BSE लिमिटेड जो इसका प्रमोटर है वो है, उसके पास जो है 24% की होल्डिंग है। ये भी जो डाटा है वो सितंबर 2019 का है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ दिसंबर क्वार्टर तक जो है BSE ने अपना 24% की हिस्सेदारी को 20% पे ले आए। तो BSE के पास एज ऑन सितंबर के अकॉर्डिंग 24% की हिस्सेदारी है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के पास 7.17% की हिस्सेदारी है। HDFC बैंक के पास भी सेम हिस्सेदारी है 7.17 की। कैनरा बैंक के पास 6.45% की। LIC के पास 4.15% की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 3.41% की हिस्सेदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.49% की हिस्सेदारी। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड जो कि एक म्यूचुअल फंड है उसके पास 1.97% की हिस्सेदारी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 1.91% की हिस्सेदारी। तो आप देख सकते हैं जो टॉप जो शेयर होल्डर्स हैं, पहला है इसका प्रमोटर BSE लिमिटेड, और उसके बाद जो है बहुत ही बड़े बड़े बैंक्स के पास इसके शेयर होल्डिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि प्रमोटर ने पिछले एक साल में किस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी, अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को और कम या ज़्यादा किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 का मेरे पास डाटा है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 में इनके पास 24% की हिस्सेदारी थी, जो कि कंटिन्यू की सितंबर 2019 तक सॉरी। और दिसंबर 2019 में, यानी कि लास्ट जो हमारा दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था, उसमें जो है प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 24% से घटा करके 20% पे ले आए, और कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। तो काफ़ी कम जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी है। तो अभी ये मोस्टली जो है बैक किया जाता है इंडिया के जो है टॉप बैंक्स के द्वारा। तो अगर हम स्टॉक की स्टेबिलिटी के पर्पस पे, अगर इस प्रोस्पेक्ट पे या इस पैरामीटर पे इसको जज करना चाहें, तो हम इसको देंगे 4 स्टार। तो फ्रेंड्स, 4 स्टार देने का एकमात्र रीज़न यही है कि भले ही प्रमोटर की हिस्सेदारी 20% है, काफ़ी कम है, बट अगर आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनकी हिस्सेदारी अराउंड 64 to 65% है। इंडिया के टॉप लीडिंग बैंक्स, इंडिया के टॉप इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी कुल मिला के और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को मिला के ये 64 to 65% की हिस्सेदारी बनती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इसकी हिस्सेदारी कही जाएगी, इसीलिए जो है स्टॉक स्टेबिलिटी के पैरामीटर पे इसको मिलते हैं 4 स्टार। अब कंपनी का थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने एक ग्राफ लगाता हूँ पास्ट परफॉर्मेंस का। तो आप देख सकते हैं पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है कंपनी की। तो FY16 में 101 करोड़ की सेल की है। FY17 में 121 करोड़ की इनके पास रिवेन्यू है। FY18 में 150 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, और FY19 में 152 करोड़ का इनका रिवेन्यू था। तो अगर आप रिवेन्यू को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि पिछले 4 सालों में इनका रिवेन्यू अराउंड 40 to 45% बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि रिवेन्यू का ग्रोथ रहा है, बट क्या वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट हुआ है, तो देख लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट का मैं आपके सामने ग्राफ लगाता हूँ। तो FY16 में 76 करोड़ का प्रॉफिट, FY17 में 67 करोड़ का प्रॉफिट, FY18 में 77 करोड़ का प्रॉफिट, और FY19 में 84 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों में प्रॉफिट में ग्रोथ तो रही है, बट थोड़ा अनइवन ग्रोथ रही है, कभी कम और कभी ज़्यादा। और जो है प्रॉफिट में मैं कहूँगा पिछले 4 साल के कंपैरिजन करेंगे तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं देखने को मिली है।
तो देखिए दोस्तों, अगर हमको पास्ट परफॉर्मेंस के पैरामीटर पे अगर इसको जज करना हो तो पास्ट परफॉर्मेंस के पैरामीटर पे मैं इसको सिर्फ 2 स्टार दूंगा कि प्रॉफिट तो ग्रो हुआ है बट इसमें कोई सिग्निफिकेंट एक स्पार्किंग ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट में इसके शेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछले एक साल का मैं ग्राफ आपके सामने लगाया हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसने पिछले एक साल में हाई बनाया है वो है 301 का, जो कि इसने टच किया था 24 फरवरी 2020 में, और ठीक एक मंथ के बाद यानी कि 23 मार्च को इसने अपना लो बनाया 52 वीक, वो था 179.80 का। तो देख सकते हैं 300 से ये सीधा 180 पे जाके गिर गया एक महीने के अंदर ही। तो वहाँ से देखिए इसने सिग्निफिकेंट रिकवरी। तो एज ऑन 6 जून 2020 ये ट्रेड कर रहा है 264.15 के। तो आप देख सकते हैं अपने 52 वीक लो जो कि था 180 का, वहाँ से सिग्निफिकेंट रिकवरी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मेरे को इसको जज करना हो अगर प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस पे, जो कि बल्क बाय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, तो उस पर मैं इसको जज करूँगा तो मेरे को इसको देता हूँ 1 स्टार। तो फ्रेंड्स, इसका एकमात्र रीज़न है, आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई था वो 301 था और अभी ये ट्रेड कर रहा है 264 पे। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है 85% से अबव पे अपने 52 वीक हाई के। तो आप यहाँ पे इस बात से जज कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है और ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे बल्क बाय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के जोन में पहुंच ही चुका है। ऑलमोस्ट 90% पे ये ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई के। तो आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट प्राइस के लिए और बल्क बाय के लिए बिल्कुल भी अच्छा मौका नहीं है इस समय। तो प्रेजेंट प्राइस के पैरामीटर पे मैं इसको जज करके 1 स्टार देता हूँ। तो अब चलते हैं थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन एज ऑन 4 जून 2020 अगर हम कंसिडर करें तो देखिए पी रेशियो इसका है 34.19 का, पीबी रेशियो 4.61 का, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इसका मतलब होता है कि अगर आप इस पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पर ईयर ये आपके 100 रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट या कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है। तो ये इसका है, अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 16.15 रुपीज़ आपको जनरेट करके देता है। तो इसका आरओई है 16.15%। तो और जो सबसे सिग्निफिकेंट बात इसके बिजनेस मॉडल की है, सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल की है, डिपॉजिटरीज के बिजनेस मॉडल की है, वो है इसका पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो नेट प्रॉफिट ये कमा रहा है और जो इसने टोटल रिवेन्यू जनरेट किया वो कितना परसेंट है उसके टोटल रिवेन्यू के। इसका अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 55.39% का है, यानी कि अगर हम समझेंगे कि इसका बिज़नेस से इसने जो है एक साल में 100 रुपीज़ कमाए, तो 100 रुपीज़ कमाने के बाद जो सारे खर्चे निकालने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो 55.39 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी हाई है दोस्तों, काफ़ी हाई है। 55 का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है। इसका मतलब है इनके खर्चे बहुत कम हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जितना भी ये कमा रहे हैं वो सारा इनका नेट प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उनका 55% जो है नेट प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी कम खर्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मानी जाएगी। तो वैल्यूएशन पार्ट को एनालाइज करने के बाद अगर हम इस पैरामीटर पे, वैल्यूएशन के पैरामीटर पे, वैल्यूएशन के अट्रैक्टिवनेस के पैरामीटर पे इसको रेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हम इसको देते हैं 3 स्टार। जो मेजर रीज़न है इसको 3 स्टार देने के, पहला है इसका पैट मार्जिन। अगर आप देखेंगे बहुत ही कम कंपनीज ऐसी होती है जिनका पैट मार्जिन जो है 30% से अबव का होता है, और इसका जो है पैट मार्जिन 50% से भी अबव का है। दूसरा जो एक मेजर रीज़न है, इसका जो पी रेशियो है वो अभी भी हमें काफ़ी कम अंडर वैल्यूड लगता है, काफ़ी कम लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखेंगे, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए इसका वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, या फिर हम बोलेंगे रीजनेबली वैल्यूड है। तो इसलिए इस पैरामीटर पे हम इसको देते हैं 3 स्टार वैल्यूएशन की अट्रैक्टिवनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे मेजर जो सेगमेंट है वो है फ्यूचर आउटलुक। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि जो कंपनी डील करती है वो डीमैटेरियलाइजेशन पे डील करती है, यानी कि फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करती है। या इसका मतलब होता है कि आप जो चीज़ पहले फिजिकली फॉर्म में स्टोर करते थे उसको अब स्टोर करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में चले गए हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की सर्विसेज को आपको प्रोवाइड कर रही है
डिपॉजिटरीज यानी कि CDSL। तो CDSL प्रोवाइड कर रही है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिक्योरिटीज़, जैसे कि इक्विटी शेयर्स मैं बता चुका हूँ, प्रेफरेंशियल शेयर्स, बॉन्ड्स, चाहे वो पब्लिक बॉन्ड्स हो या प्राइवेट कंपनीज़ के बॉन्ड हो, यूनिट जो आपकी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होती हैं। पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड्स आप कुछ भी बाय करते हैं तो आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपको फिजिकली आपके पास यूनिट्स की कॉपीज़ मिलती थी कि आपके पास इतनी यूनिट्स हैं। तो अभी जो है वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वो भी अब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की जाती है। कॉमर्शियल बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये सारे जो है सिक्योरिटीज़ हैं वो अब डीमेटेरियलाइज हो चुके हैं, यानी फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसी प्रकार से ये दोस्तों ये जो ट्रेंड है ये आगे भी चलने वाला है। ऑब्वियस है, अभी हम सब चीज़ डिजिटलाइज ही करने वाले हैं, तो इस तरह से इनका बिजनेस जो है आगे भी प्रॉस्परस ग्रो करने वाला है। दूसरा जो हम देख सकते हैं इनका जो मेजर रीज़न है वो है इनका ऑपरेटिंग इनकम। तो अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो इनका टोटल, अगर हम इनकी टोटल प्रॉफिट को बाइफरकेट करेंगे और उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से 35% का जो रेवेन्यू था वो AMC से आता था। जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे उतने ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस इनको मिलता रहेगा, तो उसमें स्टडी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो रीज़न था वो था ट्रैफिक, जो आपको ट्रांजेक्शन जो चार्जेस हैं, आप सबको पता है जितना ज़्यादा इंडिया का कैपिटल मार्केट बूम करेगा, ग्रो करेगा, उतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन लोग करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, और जितनी बार खरीदेंगे बेचेंगे उतने ज़्यादा आपको जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे और उतना ही जो है CDSL का बिजनेस ग्रो करेगा। देखिए, इन द रिसेंट ईयर इंडियन कैपिटल मार्केट हैज़ इमर्ज एज ए प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से या फिर पिछले 1-2 दशक से इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हमारे द्वारा भी, जो डोमेस्टिकल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा भी, और FIIs के द्वारा भी काफ़ी जो है फेवरेट मार्केट माना जा रहा है इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस जाग रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जाग रही है, वो भी अब शिफ्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल सेविंग से, अब जो है शिफ्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में। तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग अकाउंट्स खुला रहे हैं, डीमैट अकाउंट खुला रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें एंट्री कर रहे हैं, डायरेक्ट शेयर मार्केट पे एंट्री कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें एंट्री करेंगे उतने ही ज़्यादा CDSL का बिजनेस ग्रो करने वाला है। द मोर ट्रांजेक्शन इन कैपिटल मार्केट विल रिजल्ट इन मोर बिजनेस फॉर CDSL। मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स, जो मेजर चैलेंजेस कंपनी फेस कर सकती है वो आइदर ऑपरेशनल फ्रंट पे कर सकती है, या फिर एक बहुत ही जिस प्रकार से हम कहेंगे कि बहुत ही वाइड, अगर आप फैंटेसी ले लें, अगर ऐसा हो तो ही जो है कंपनी के बिजनेस मॉडल पे कोई इम्पैक्ट आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, उसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग, जो इसका फैक्टर पे, ऑपरेटिंग एक्सपेक्ट पे, वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एनी इंटरप्शन और माल फंक्शनिंग इन द ऑपरेशन ऑफ कंपनी IT सिस्टम कैन बी ए बिग चैलेंज। जो कंपनी का IT सिस्टम है, यानी कि हम जो है शेयर की ट्रेडिंग और सेलिंग जो करते हैं वो इनके IT सिस्टम के थ्रू ही करते हैं, इनका जो है इनकी डिपॉजिटरी के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करते हैं। तो इसमें अगर कोई भी माल फंक्शन हो जाता है या कोई भी इंटरप्शन हो जाता है या कोई भी अटैक हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, तो इस प्रकार के जो ऑपरेशनल खतरे हैं वो तो कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। दूसरा होता है एनी टाइप ऑफ फ्रॉड कैन डेंट द रेपुटेशन ऑफ CDSL। अभी आपने देखा तो एक कार्वे का इंसिडेंट हुआ था, जो कि एक DP है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसने जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के शेयर्स को विदाउट उनकी परमिशन के सेल कर दिया था। तो उस प्रकार के जो फ्रॉड्स होते हैं, इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं, उन सब से जो है लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं डिस्करेज होते हैं। तो उनकी जो है उनका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर होंगी तो इससे भी जो है इनके बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तीसरा जो मैं आपको बता रहा था, काफ़ी वाइल्ड फैंटेसी है। अगर लोगों का जो प्रेफरेंस है, इन्वेस्टर का जो प्रेफरेंस है इक्विटी मार्केट से हट के वापस जो है पुराने जो ट्रेडिशनल सेविंग्स हैं, जो ट्रेडिशनल सेविंग के तरीके हैं, उन पे अगर चले जाता है तो फिर तो भी जो है इनका बिज़नेस जो है इम्पैक्टेड होगा। बट आपको लगता है हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं और आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप सबका इंटरेस्ट जो है इक्विटी मार्केट में है, और जो है ट्रेडिशनल मार्केट से, ट्रेडिशनल सेविंग्स स्कीम से आप जो है हट करके इक्विटी मार्केट में आना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग और बहुत सारी हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसमें शिफ्ट। अगर फ्यूचर आउटलुक के पैरामीटर पे इस कंपनी को जज करेंगे तो हम इसको देते हैं 5 स्टार। मैं आपको बता देता हूँ 3-4 रीज़न हैं
जिस कारण से हमने इसको 5 स्टार दिए हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है कैपिटल मार्केट की अट्रैक्टिवनेस। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यंग जनरेशन शिफ्ट कर रही है ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम से, फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब स्कीम से शिफ्ट करके अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो यंग जनरेशन है वो शिफ्ट कर रही है इक्विटी मार्केट में, आइदर चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो चाहे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के थ्रू हो। तो इसीलिए जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे उतने ही ज़्यादा CDSL का प्रॉफिट है, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ही जो है वो ट्रांसलेट करेगा CDSL के प्रॉफिट में। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है कंपटीशन। इनको देखिए, ये एक रेगुलेटेड फील्ड है, यहाँ पे किसी भी नए प्लेयर की एंट्री काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जो है गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी जो है इनका सिर्फ एक ही कंपटीटर है, वो है NSDL। तो आप देख सकते हैं दोनों जो है इक्वली पूरा जो है मार्केट के डोमिनेंस को इक्वली जो है होल्ड करते हैं और इक्वली जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट 48% की हिस्सेदारी NSDL की हो चुकी है, 48 से ज़्यादा जो है CDSL की हो चुकी है, 52-51 के अराउंड जो है NSDL के। तो आप देख सकते हैं पूरा जो इक्विटी मार्केट है उसमें डिपॉजिटरीज के फील्ड में CDSL और NSDL जो है इक्वली बैलेंस करते हैं, और उसमें जो है नए कंपटीटर का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए जो है गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें नहीं लगता कि कोई और कंप्यूटर की इस समय ज़रूरत भी होगी। ये दोनों ही कंपनीज आराम से जो है सारी फैसिलिटीज़ को और सारी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैपेबल हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यही जो दो मेन रीज़न है जिसके कारण हमने फ्यूचर आउटलुक में इस कंपनी को 5 स्टार दिए हैं। पहला तो कंपटीशन काफ़ी कम है, बिल्कुल रेगुलेटेड फील्ड है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड फील्ड है। दूसरा जो है इसकी अट्रैक्टिवनेस, कैपिटल मार्केट की अट्रैक्टिवनेस लगातार दिन पर दिन ग्रो करती जाएगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी CDSL के प्रॉफिट के। तो आप देख सकते हैं, अगर हम कंबाइंड रेटिंग इसको जनरेट करें, सारे पैरामीटर्स की कंबाइंड और एवरेज रेटिंग निकालें, तो आप देख सकते हैं हम बनाएंगे मल्टीबैगर रेटिंग। तो पहला है पास्ट परफॉर्मेंस पे इसको 2 स्टार मिले थे, प्रेजेंट प्राइस के अट्रैक्टिवनेस के लिए 1 स्टार, स्टॉक स्टेबिलिटी के लिए 4 स्टार मिले थे, वैल्यूएशन के पार्ट के अट्रैक्टिवनेस के लिए 3 स्टार, फ्यूचर आउटलुक के लिए 5 स्टार। तो इस प्रकार से जो इसका MB स्कोर बनता है वो 15 आउट ऑफ 25 यानी 6 आउट ऑफ 10। तो ये काफ़ी एक रीज़नेबल MB स्कोर है, मल्टीबैगर स्कोर है। इसलिए हम एक श्योरली और एक रीज़नेबल तरीके से कह सकते हैं कि आप जो है इसको एक कंसिडर कर सकते हैं अपने जो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के नज़रिए से। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।